अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहावसन। मंडे को वैसे मंडे ब्लूज कहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ट्यूसडे को ट्यूसडे टीज ना कहा जाए। वो इसलिए बिकॉज आगे पूरा वीक होता है और हमें लगता है अच्छा वीक तो अभी शुरू हुआ है और पूरा वीक अभी बाकी है, पता नहीं आएगा। एंड वी ऑल वेटिंग फॉर द वीकेंड कि वीकेंड की वाइब्स जो है वो फ्राइडे से शुरू हो जाती हैं और ऑनवर्ड हम 2 दिन इंतजार करते हैं कि छुट्टी होगी तो वीकेंड है, लेकिन वो भी गुजर ही जाता है। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे या पूरा वीक जो है वो ऐसे ही गुजर जाएगा। बस आपने जो काम शुरू करना है या जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं या आपको लगता है कि वो सिर्फ है, उसको यहाँ लेकर आएं और उसके बाद फिर आगे जहाँ पहुँचाना है वहाँ तक वो खुद पहुँच जाएगा। सो हम इस पर तो बात करते ही रहते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, लेकिन हरमीत पाजी के पास चलते हैं इस्लामाबाद, उनसे जानते हैं कि वो आज जो ट्यूसडे के बारे में उनका क्या ख्याल है, इस वीकेंड के बारे में, वीक के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो हरमीत कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा आपने दुरुस्त फरमाया कि ज़िंदगी है इसी का नाम कि ये चलती जाती है और चलती का नाम है। तो मेरे ख्याल में जो काम आपने करना है तो कभी दिनों का इंतज़ार ना करें, ना घड़ियों का, ना किसी घंटे का, बस काम की शुरुआत करें। और वैसे अगर आपने जो फरमाया कि ये वीकेंड, तो बतौर सहाफ़ी तो हम तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि सियासी मामलात या दीगर मामलात क्या होने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हफ़्ता जो है ज़्यादा गहमा गहमी होगी। और बहरहाल अगर मैं फिर देखूं अपने सहाफ़ती हलकों में तो फिर एक अलग सी इलेक्शन की जो तैयारियां हैं, हमारे प्रेस क्लब इस्लामाबाद जो नेशनल प्रेस क्लब है पाकिस्तान का, तो उसमें तैयारियां जो है वो भी चल रही हैं। तो इस वक्त ये हफ़्ता और आने वाला हफ़्ता जो ऐसा लग रहा है कि ये मुसलसल, और साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो पेशियाँ हैं उसका सिलसिला भी चल पाता रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ख़बरें जो हैं उसकी तलाश में हमें मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के चक्कर भी लगाने होंगे और वही ख़बर नाज़रीन तक भी पहुँचानी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर हम लाहौर की एक्टिविटीज़ की बात करें तो कैनाल रोड पर जाने से पहले आजकल लाहौर ये 1000 दफ़ा सोचते हैं, बिकॉज जमान पार्क के इर्द गिर्द आप DSNGs की बात करें, पुलिस की बात करें, कारकुनान की बात करें और उनकी क़यादत की बात करें जिनका ताल्लुक PTI से है, तो वहाँ पर एक शदीद क्राउड पाया जाता है। कल गालिबन मेरा जाना हुआ मेरे वालिदैन के साथ एक शादी के लिए, और वहाँ पर कम से कम शादी जो है वो 4 बजे ख़त्म हो जाती है। दोपहर का इवेंट था, 3:30 बजे हम वहाँ पहुँचे जनाब। तो आजकल लाहौर के यही हालात है। खैर कल हमने जमान पार्क के बाद एक और एक्टिविटी देखी, नैब का अमला भी वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने क्या एक नोटिस देना था, वो नोटिस उनकी जानिब से रिसीव भी नहीं किया गया। और उससे पहले आपको पता है कल के रोज़ भी जब इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पहुंची तो वो भी जमान पार्क का चक्कर लगाकर वापस चलेगी। तो आजकल जमान पार्क हॉट एरिया ऑफ द लाहौर बना हुआ है। और हार्ट ऑफ द लाहौर की हम बात करें तो आपको पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाहौर में जो अभी सियासत का गढ़ समझी जा रही हैं, नून लीग के अतबार से भी, हुकूमत या फिर हम अपोजिशन की बात करें तो उसके अतबार से भी। ऑल्दो हमने पॉलिटिकल सेगमेंट में तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को डिटेल में डिस्कस करना ही है, लेकिन ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। हरमीत, लाहौर में तो हमने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया या ऑफिशियली वेलकम कर दिया हमने समर्स को, बिकॉज दोपहर के टाइम तो गाड़ी में अगर आप होते हैं तो AC चाहिए होता है, अगर कमरे में होते हैं तो पंखा चाहिए होता है। खैर रात के टाइम की पाई जाती है, लेकिन अब वो भी इस तरह की नहीं है कि आपको ठंड फील हो कि ठंड कोई बाकी रही है। हीट वेव के बारे में कहा जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी मार्च, अप्रैल और मई में ऑनवर्ड भी आगे आपको इफेक्ट कर सकती है। तो इस्लामाबाद का मौसम कैसे, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं, हम रिलेट कर सकें। हमेशा की तरह सुहाना मौसम है इस्लामाबाद का, और आपने बात की तो हाँ, कहीं ना कहीं दोपहर के वक्त मैं तो उमूमन ये होता है कि 3 बजे के टाइम भी अगर धूप में आप बैठें तो आपको उसी तरह जो है गर्मी महसूस नहीं होती। और रात का टाइम तो बड़ा खूबसूरत है, ठंडी हवाएं जो है सुबह से चलना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे, और रात काफ़ी ठंडी उसी तरह, यानी आप शाम के वक्त और सुबह के वक्त लोगों को जैकेट पहने हुए कहीं ना कहीं रास्ते में गुजरते हुए देख पाएंगे। और इसी तरह घरों में भी यही सीन है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों में यही सूरत हाल है कि रात को ब्लैंकेट लेना या लिहाफ लेना, ओढ़ना जो है वो ज़रूरी है। मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी जिस तरह हमने देखा कि दौरानिया जो सर्दी का है वो जिस किस्म से कम पड़ा है, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल, मुझे आज भी याद है कि गुज़िश्ता साल की बात है कि जब सर्दियाँ जो है वो तकरीबन 16 मार्च या 20 मार्च से जो है वो गर्मियों ने दस्तक दी थी। लेकिन अब आप देखें ना कि यहाँ पे सूरत हाल ही कि लाहौर
लाहौर का क्या आप जिक्र कर रही हैं, दीगर इलाकों की मैं बात करूं तो अभी कई इलाकों में गर्मी महसूस की जा रही है। और आपने हीट वेव की बात की तो कराची वो इलाका है जहां पे नवंबर दिसंबर का बड़ा खूबसूरत महीना होता है। ये 2 महीने या 3 महीने बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े अच्छे गुजरते हैं, जहां हल्के फुल्के का पंखा जो है आप लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जिस किस्म की शदीद गर्मी दस्तक देती है, एक तो बहरान है बिजली की। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी का बहरान आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है दोबारा 1 घंटे के लिए 2 घंटों के लिए दोबारा शुरू हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में एक तो ये मामला भी होगा, साथ साथ हम देख रहे हैं कि बदलते रुख जो है मौसम के वो इंतहाई नुकसानदेह होंगे और कहीं ना कहीं हीट वेव जो है वो मुख्तलिफ शहरों को अपनी लपेट में लेगी। ये आनिया जानिया खैर मौसम की तो लगी रहेंगी। आपको पता है कि जो इस मौसम की आप बात कर रहे हैं ना, सर्दी जा रही होती है उसको भेजने का हमारा दिल नहीं करता, गर्मी आ रही होती है उसको वेलकम करने का हमारा कोई मूड नहीं होता। बट ऑल दो मौसम है, आना जाना तो लगा रहेगा ज़िंदगी में, लोगों का भी, इंसानों का भी, और उसके साथ साथ फिर ये मौसम का भी। खैर मौसम बदलते रहते हैं, मैटर ये करता है कि आपके दिल का मौसम कैसा है, मैटर ये करता है कि आपके अंदर का मौसम कैसा है। बाज़ अगर शदीद गर्मी में आपका मौसम अंदर का अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, और शदीद सर्दी में भी अंदर का मौसम अगर ख़राब हो तो फिर आपको सब ख़राब लगता है। तो अपने मौसम की ख्याल करें, अपना क्लाइमेट चेंज जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इट्स ऑल इन योर हैंड्स। खैर प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो आपसे आज शेयर करनी है। तो आज गुड मॉर्निंग पब्लिक का रन डाउन आपसे शेयर करते हैं। टॉप स्टोरीज में चलते हैं जनाब। टॉप स्टोरीज में आपको टॉप स्टोरी में हम ये बताएंगे कि आपको कल मैंने बताया, जैसे भी प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया इस चीज़ का कि अब जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ज़मान पार्क में हम देख रहे हैं, वो इस्लामाबाद से आई हुई पुलिस हो या नैब का कोई नोटिस हो। लेकिन अब नैब के बारे में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि नैब के चेयरमैन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए जो है वो काफ़ी प्लानिंग की जा रही है, काफ़ी तगोदो की जा रही है, और काबीना ने बाकायदा तौर पर हरमीत इसकी मंजूरी भी दे दी है। हमें ये समझ नहीं आता कि मौजूदा हुकूमत जो है वो हमेशा नैब, या अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें जो कि इत्तेहादी हैं, जो कि इस पीडीएम का हिस्सा हैं, जो कि मखसूस जमात से इनका ताल्लुक है, वो हमेशा नैब के बारे में किस तरह से बात करते हैं। लेकिन अब नैब के चेयरमैन को मजीद बाइख्तियार बनाना, मुझे ऐसा लगता है, या ओबियसली जो हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग ये वक्त की ज़रूरत है कि इस वक्त नैब के चेयरमैन को बाइख्तियार बनाकर मजीद बहुत सारे ऐसे काम जो कि मौजूदा हुकूमत करना चाहती है वो कर रही है। नेब की तारीख देखी है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपको याद है कि जिस तरह नेब वजूद में आए, फिर हमने देखा कि उसको जिस तरह बाइख्तियार बनाया गया। और ख़ासकर अब जो बहुत सारे ऐसे लोग जो पीटीआई में शामिल हैं या कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नज़र आते हैं, ये वो लोग हैं या काफ लीग को अगर हम देखें, जब मुशर्रफ साहब ने इनको खुली धमकी दी कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ शामिल होना है तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं होंगे तो आप पे बहुत सारे केसेस जो हैं वो खुलेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान के दौर में भी नेब का जिस तरह बेदरे इस्तेमाल हुआ और रेगुलर हम जाते रहे, केसेस को देखते रहे, पॉलिटिशियन को पकड़ धकड़ जो है वो चलती रही। अब यही सूरत हाल दोबारा शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये इदारा जो है ये सियासतदान अपने मकासद के लिए, या कोई डिक्टेटर जब आता है तो वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते, दूसरे सियासतदानों को ज़ेर करने के लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको नोटिस जारी हो चुके हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब आपने कल ये ड्रामा जो देखा कि नेब का काम होता है नोटिस थमा के चले जाना। आप ये ड्रामा क्रिएट करते हैं कि बाहर ज़मान पार्क के बाहर बैठे, फिर आपने ये देखा कि यहाँ का जो आईजी साहब हैं वो किसी एक मखसूस चैनल पे आके फिर वो जिस किस्म से बात करते हैं कि हमने गिरफ्तारी का मामला करना है। तो ये सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक ड्रामा क्रिएट करने की सिचुएशन है। बाकी अगर हम देखें, अगर आपने गिरफ्तार करना होता है तो गिरफ्तारी का तरीक़ाकार ये होता है, आपने अमूमन देखा कि पॉलिटिशियन को जब भी उठाया जाता है, किसी ताकतवर शख्स को, जब आपको पता है कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और कहीं ना कहीं फॉलोअर की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे शख्सियत को उठा भी दिया जाता है। तो रात के आधा पहर जो होता है, यानी 3 बजे का टाइम हो, 4 बजे का टाइम हो, जब आपको अंदाजा होता है कि वर्कर सो रहे हैं, लेकिन इस किस्म से नोटिस लेके जाना और यहां से ऐलान कर लेना इस्लामाबाद से कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, हाँ बाकायदा ये तो नोटिस है, तो नोटिस थमा के आप वापस आ जाएं। लेकिन ये सारा शोशा छोड़ने का एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं जो हालात हैं उसको, या इलेक्शन के मामलात को देखते हुए सारी चीज़ों का रुख जो है कहीं और मोड़ना है। फिर आप देखें कि मरियम शहजादी के बयानात को अगर आप देखें तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म से कल फिर उन्होंने जिस किस्म से तनकीद की है। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज़ जो सामने आई है वो है
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का वो बयान जिसमें उनका ये कहना है, बल्कि आज ये हेडलाइंस बनी हुई हैं और कल हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये बात ये खबरें जो हैं ये गर्दिश कर रही हैं, जिसमें उनका कहना ये था कि उनके इमरान खान साहब ने उनसे जो है मदद मांगने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिन लोगों जिन साफियों ने उनसे बात की, बराह रास्त टेलीफोन पे बात की, तो उनको लगा कि अब वो शदीद दबाव में और कहीं ना कहीं उनसे सिक्योरिटी भी ले ली गई और उनका ये भी कहना था कि अब वो एक किताब लिखेंगे जो उनके मरने के बाद जो है वो शाये होगी। तो इस किस्म की चीज़ें हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन एक नई नई स्टोरियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं और एक नया माहौल जो सियासी जो गहमा गहमी है उसमें तेज़ी आ रही है। लेकिन सियासतदानों की गिरफ्तारी ये उमूमन हमने देखी है, गिरफ्तार होते हैं फिर सामने आ जाते और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में सियासतदानों को ये खुशी भी होती है कि अगर वो जेल जाते, पाकिस्तान में ये रिवायत है, दूसरे ममालिक में नहीं है। दूसरे ममालिक में अगर कोई जेल जाता है तो फिर उसको वोट भी नसीब नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में ये हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने जेल में जो है रातें गुजारी हैं और सलाखों के पीछे रहे। तो फिर यही आप समझे कि एक नया सिलसिला का सियासत का शुरू होता है। आपको पता है कि आप और मुझे से लोग ये स्क्रीन पर हमें जो लोग देख रहे हैं वो ये सुनते और मानते भी हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई सियासतदान जेल जाता है या जेल का चक्कर काट कर वापस आता है तो उसकी सियासी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उसके साथ हमदर्दी का वोट ज़्यादा हो जाता है। सिंपैथी वोट कार्ड खेलना और सिंपैथी कार्ड खेलना उनके लिए फिर एक वाहिद ऐसा विक्टिम कार्ड रह जाता है जिसके ज़रिए वो वोट भी हासिल करते हैं, लोगों की सिंपैथीज़ भी हासिल करते हैं। ऑल दो खैर ये डायनामिक सियासत के हमने खुद सेट किए हुए हैं और आप बिल्कुल एक बार ठीक कर रहे हैं कि एक नया स्टेटमेंट आती है, वो हमारे साबिक चीफ जस्टिस की तरफ से हो या कोई साबिक किसी भी आर्मी चीफ की हम बात कर लें या किसी भी सियासतदान की बात कर लें, किसी भी वजीर की बात कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ ऐसी ऑडियो कॉल्स, ऐसी वीडियो कॉल्स और इसके अलावा ऐसी स्टेटमेंट्स आती रहती है जिसके बाद सारा ध्यान जिस टॉपिक पर होता है। अगर हम इलेक्शंस की बात करें या सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की बात करें तो हमारी तमाम तर तवज्जो उस पर मरकूज थी, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स आने के बाद तमाम तर मीडिया और तवज्जो जो है वो ऐसे टॉपिक्स पर चली जाती है और ध्यान डाइवर्ट हो जाता है उस फोकस से जो कि इस वक्त मुल्क का होना चाहिए या हमारे हुकूमत का होना चाहिए। हम बात करेंगे टॉप स्टोरीज में आगे बढ़ते हुए कि फोकस एक ये भी होना चाहिए कि इस बढ़ती महंगाई में जब इंसान शदीद पिस रहा है, पाकिस्तानी हर चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तबके से है, कहा तो ऐसे यही जाता है कि अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो महंगाई है वो इक्वली इस वक्त सब लोग अफोर्ड भी कर रहे हैं उसको। सर्वाइवल की जंग है जो कि सब लोग लगे हुए हैं कि बस इस जंग को किस तरीके से जीत लिया जाए। खैर जीतना भी कोई इतनी अहम बात नहीं है, बस सर्वाइव कर लिया जाए। खैर मुर्गी के गोश्त की हम बात कर रहे हैं, अंडों की हम बात करेंगे। ये सर्दी जा रही है, हम बात तो ये कर रहे हैं कि हमने समर्स को वेलकम कर दिया है, लेकिन प्राइसेस नीचे नहीं आ रही। डिमांड कम हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस नीचे नहीं आ रही। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बात करें तो दे आर नॉट एक्टिव इन देयर कंसर्न डिपार्टमेंट इन द कंसर्न एरियाज। और उसके बाद आगे सर पे है रमज़ान, 16 से 17 दिन बाद जो है वो रमज़ान आ जाएगा इंशाल्लाह। और रमज़ान में रमज़ान पैकेजेस की बात की जाती है। खैर हम बहुत सारी चीज़ों को याद भी करते हैं। मी तो रमज़ान बाज़ारों का एक ट्रेंड जो शहबाज शरीफ के दौर में काफ़ी बूस्ट भी मिला था उसको, लेकिन उसके बाद वो ट्रेंड शदीद फ्लॉप रहा है। रमज़ान बाज़ार बराए नाम रमज़ान बाज़ार होते हैं, आपको पता है या तो चीज़ें यहाँ मैसर नहीं होती, मैसर होती है तो कोई खासा फ़र्क नहीं होता। खैर आपने एक चीज़ नोट की होगी जो मेरे ख्याल से मेरे व्यूवर्स भी इसको सेकंड करेंगे कि आप किसी भी गैर मुल्क में जाएं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, वो कोई भी गैर मुल्क हो, आप वहाँ जाए रमज़ान में, ख़ास तौर पर वो कनाडा हो, यूएस हो, अमेरिका हो, वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर में बाकायदा रमज़ान पैकेज का एक टैग लगा होता है। उनका दीन नहीं है, उनका इस्लाम नहीं है या वो इस चीज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूँ ना पाकिस्तान की, एहतिशाम साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, कल हमारी वैसे गुफ्तगू हो रही थी तो वो फरमा रहे थे कि हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि पार्टीशन से पहले क्योंकि कारोबार जो था वो सब सिखों और मुसलमान हिंदुओं के हाथ में था, तो ये उनका कहना ये था कि जब भी रमज़ान आता था या होली, आजकल होली चल रही है, बड़े मज़े का त्यौहार है, और इसी तरह दीपावली होती थी या वैसाखी होती थी, तो इस तमाम तर चीज़ों पे ऑफ लग जाती थी और लोग जो है ख़रीदारी के लिए जाते थे, क्योंकि और लोग इंतज़ार में भी होते थे कि अब रमज़ान आ रहा है, अब ईद आ रही है, कहीं ना कहीं दिवाली या वैसाखी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम में मौजूद थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जब भी ईद आती है, दूसरे त्योहारों को तो हमने इग्नोर कर दिया है क्योंकि हम यहाँ के शहरी उसी तरह तस्वर नहीं किए जाते हमारे लोगों को, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनके त्योहारों को अगर हम देखें तो उसको भी जब अब देखें रमज़ान में इस किस्म से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाएगी कि फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि जो फ्रूट्स हैं, यानी फ्रूट्स, कल एक शख्स टैक्सी वाला मुझे बता रहा था कि जब
रमज़ान का यानी पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता आता है तो हम अपने बच्चों को फ्रूट तक नहीं दे पाते बड़ी मुश्किल से, क्योंकि फ्रूट का जो रेट है, अब आप देखिए, आप केले की बात करें या स्ट्रॉबेरी की बात करें या एप्पल की बात करें तो तमाम तर प्राइस अब इतनी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में जब रमज़ान आएगा तो बढ़ जाएंगे। और आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह रमज़ान बाजार लगते थे हमने देखा, लेकिन पिछले साल उसी तरह ऑर्गेनाइज नहीं थे, क्योंकि एक तज़ब्ज़ुब का शिकार था। पंजाब का जो सूबा है वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है एक दौड़ थी तख्त लाहौर को कब्ज़ा करने की, तो उसमें भी हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी उसी तरह एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से हमने रमज़ान बाज़ार में बड़ी गड़बड़ होती देखी। मैंने रिपोर्ट भी की वो सारी चीज़ें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इस निगरान हुकूमत में मामलात को बड़ी सख्ती से देखा जाए और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि आवाम को रिलीफ दी जाए। लेकिन फिर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी वो नहीं मिलती जो बाहर आपको मार्केट में मिलती है। ये वो मसाइल हैं जो आप जाकर खुद एड्रेस करते हैं। अगर रमज़ान बाज़ारों की बात करें, बिफोर रमज़ान पैकेजेस की बात करें, तो रमज़ान में ख़ास तौर पर ख्याल करें कि भी रमज़ान मुक़द्दस महीना है तमाम महीनों में, और मुसलमान जो है वो इंतज़ार करते हैं पूरा साल इस एक माह का, तो जितनी हो सके मदद करें, जितना हो सके ख्याल करें। ख़ास तौर पर हुकूमती इदारों को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि इस दफ़ा जो है इस शदीद महंगाई में ख्याल किया जाए उन लोगों का जो सफ़ेद पोश कहलाते हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जो इनके पास रोटी भी खाने के पैसे नहीं तो रोज़े रखेंगे, वो आगे फाकों पर हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा सा ख्याल मेरे ख्याल से करना चाहिए। अल्लाह हम पर रहम करे, हम यही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हालात मुल्क के इस वक्त बहुत बुरे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हमने आपको ये भी बताना है कि अगर आप रमज़ान आ रहा है और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि वो लोग जो बहुत खाते पीते घरानों से, आपको पता है कि उनके जो अफ्तार होते हैं, उसकी जो दस्तरखान होते हैं उस पर 9 इक़साम के किस किस तरह के खाने और इफ्तारियाँ होती हैं। खैर, लेकिन डाइट भी वही लोग करते हैं और वो रमज़ान में उन्होंने पतला होना होता है, जिनके पास खाने के बहुत सारे पैसे होते हैं और जिनके पास खाने की बहुत सारी आइटम्स होती हैं। खैर, अगर आपने डाइट करनी है और अगर आप चाहते हैं कि आप रमज़ान में अपने आप को फिट रखें, बिकॉज रमज़ान में हाथ नहीं रोका जा सकता, सामने पकोड़े पड़े हों, समोसे पड़े हों या इफ्तार का दस्तरखान सजाओ, तो अगर आपने डाइट करनी है तो ये कौन सी ऐसी डाइट है जो कि आपको रमज़ान में हेल्प कर सकती है? सर्केडियन रिदम डाइट। क्या मिथ है भाई, ये क्या चीज़ है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। लास्ट सेगमेंट होगा तो इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब चलते हैं अपने रन डाउन में टॉप स्टोरीज की तरफ। तो टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ दी ऑल आपको क्या बताएंगे, आपको बताते हैं। टॉप स्टोरी में सबसे ऊपर जो ये हमने रखी हुई खबर है जिसको हम डेली डोज कहते हैं, तो डेली डोज जो है ये बेसिकली हम आपको देंगे आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई ना कोई एक रिकॉर्ड तो हमारे प्रोग्राम का लाजमी जुज़्व हुआ करता है, तो रिकॉर्ड हम आपको बताते हैं। फ्रिस्बी का बड़ा रुझान था हरमीत, आपको पता है मुझे बड़ा शौक था बचपन से फ्रिस्बी खेलने का, जिसको फ्लाइंग डिस्क भी कहते हैं। अब ये रिकॉर्ड जनाब जिन्होंने बनाया है उन्होंने कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 5000 से ज़ायद दफ़ा 1 घंटे के अंदर ये फ्रिस्बी खेलने का रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया। और जनाब फिर वही, अब गेस व्हाट, अब आप कहेंगे सोहा क्या कहेगी आगे से, सो आपको बताएगी कि रिकॉर्ड जो है ना ये अभी बनाया नहीं है जनाब, ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इससे पहले कोई 2000 फ्रिस्बी डिस्क को फ्लाई करने का एक रिकॉर्ड था जो कि इन्होंने ब्रेक किया है। पहले ये वैसे 130 गालिबन इनके रिकॉर्ड पहले ही मौजूद है जिस बंदे ने ये रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन अब ये जो है 2 बंदों ने मिलकर ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है और नया रिकॉर्ड बनाया है। और जो नया रिकॉर्ड है वो 5341 बार इस फ्लाइंग डिस्क को कैच करने का रिकॉर्ड है। तो उम्मीद ये भी तो आसान सा ही था, वैसे ये भी हम ट्राई कर सकते थे। अच्छा, वैसे फ्लाइंग डिस्क की बात आपने की तो बहुत ज़्यादा इसका रुझान था एक दौर में, और लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ शहरों में जो है दोस्त बहुत ज़्यादा खेलते थे इसके साथ, और काफ़ी दूर फासला बड़ा दूर रखा जाता था। इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि फासला बड़ा करीब है और बड़े आसानी से वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इसके लिए इतनी प्रैक्टिस, और फिर वही बात कि अपने रिकॉर्ड को दोबारा जो है वो ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा इनकी हो गई कि अब ये सोच रहे कि अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यही रिकॉर्ड जो है ये फिर खुद ही तोड़ेंगे, क्योंकि जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है फिर आपके लिए आगे निकलना मुश्किल नहीं होता, आसान ही होता है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़े मज़े की गेम है और आपने भी खेली होगी, मैंने तो बहुत ज़्यादा खेली है, तो इसका एक अलग मज़ा भी होता है, और कहीं ना कहीं दूर जाते हुए आप इसको कैच करते हैं तो फिर इसका एक अलग वो होता है। और उमूमन बड़े बड़े ग्राउंड में लोग इसको खेला करते थे। अब यहाँ पे हम देखें तो बड़ा शॉर्ट्स है और बाकायदगी से वो कर रहे हैं, एक दूसरे को पास कर रहे हैं। अच्छा, फील ऑफ अचीवमेंट जो है ना वो फ्रिस्बी डिस्क की भी हो तो आपको पता है अचीवमेंट तो फिर अचीवमेंट होती है। खैर, आपको बताइए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, बल्कि हरमीत भी आपको इस बात पे कन्विंस
करने की कोशिश करता है कि भाई कोई तो रिकॉर्ड बना लो, फ्रिस्पी का बना लो, कपड़े प्रेस करने का बना लो, कपड़े तय करने का बना लो, कोई रिकॉर्ड बना लो। खैर आपको इस उम्र में जो हमें लोग देख रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो इस उम्र में कुछ ट्राई कर लो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उसका रिकॉर्ड बना लो। लेकिन जनाब अगली खबर पर चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बचपन से ही ये चाहते हैं कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज करें जिसमें रिकॉर्ड बन जाए, और ये रिकॉर्ड कितने बच्चे का है? सिर्फ 7 साल बच्चे का। आलमी रिकॉर्ड बना डाला है, बल्कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से उन्होंने राब्ता कर लिया है। एम्पायर का बेसबॉल एम्पायर जो है वो इतना छोटा कभी आपने देखा है? इतना टिड्डा सा। लेकिन ये देखिए जी 7 साल बच्चा है लेकिन ये बेसबॉल एम्पायर कहलाता है। और जो बेसबॉल प्लेयर्स हैं वो ये समझते हैं कि यार जिस तरह से ये एम्पायरिंग कर रहे होते हैं, हम तो हैरान होते हैं कि जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तमाम प्लेयर्स को, और जितनी इनको टेक्निकलिटीज का पता है और जितना इस बंदे को नाव हाव है और इन्फॉर्मेशन है, वो किसी अच्छे भले एम्पायर को भी सारी जिंदगी एक्सपीरियंस करने के बाद मिलता है। लेकिन ख्वाहिश क्या है, उम्मीद सिर्फ इतनी सी कि मैंने सबसे छोटा यानी यंगेस्ट बेसबॉल एम्पायर बनने का रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना ही कराना है। बस ये ख्वाहिश है छोटे से बच्चे की। बिल्कुल, बच्चे वैसे आजकल वैसे ही माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं। हम उनको देख के, यानी आज के यहाँ पे बच्चों को भी अगर आप देखें ना तो बंदे हैरान होता है उनकी सोच को, उनके कामों को और बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं अब इस तरफ रुझान या स्पोर्ट्स की तरफ जाना, वो भी कम उम्र में आप वहाँ पे चले जाते हैं और रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त इस एज में इतनी पुख्तगी से आपकी सोच जो है इतनी पुख्ता नहीं होती। फिर आप कहीं ना कहीं रुझान होता है खेल कूद की तरफ, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारने का, मोहल्ले में खेलने का, ग्राउंड में खेलने का। लेकिन इस बच्चे को अगर आप देखें तो इस वक्त इसने इतना एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, तो आने वाले दिनों में 7+ हो जाएंगे, 7 साल और, तो फिर इनका एक्सपीरियंस और प्लस हो जाएगा। लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर दी और ये बहुत अच्छी बात है कि इतना टैलेंट छोटी सी उम्र में आ जाना, ये बड़ी बात है। और हरमीत इसमें अच्छी बात ये जिसका आगाज में मैंने जिक्र किया कि देखिए छोटे बच्चे अपने दिमाग में ये इंडल्ज किए हुए हैं कि हमने कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाना है। वो इस उम्र से 7 साल कोई उम्र मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है ना, आपकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है और आपकी स्कूल लाइफ और आपकी एजुकेशन और हर चीज़ अभी इन प्रोसेस होती है। सो आप अगर उस दौरान ही अपना माइंड मैप कर ले इस हवाले से कि भी आई हैव टू मेक सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि दुनिया में सिर्फ मेरे पास उसका क्रेडिट्स हो, तो ये बड़ी बात होती है भी। इस तरह से बच्चों की माइंड मैपिंग अभी से करना शुरू कर दें। क्योंकि मैं अक्सर ये बात करती हूँ, कल भी मैं ये बात करी थी, कल एक मतलब परसों एक बच्चे की पैदाइश हुई, मैं वहाँ पर गई और मैंने उनको मुबारकबाद दी। तो मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि इस चीज़ को सोचें कि लीडर भी किसी के घरों में पैदा होते हैं। मतलब जो कुछ ज़िंदगी में जो लोग जिन्होंने कोई मकाम हासिल किया है या जो कुछ बने हैं, जिनका आज दुनिया में नाम है, वो नहीं भी है तो रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा, तो वो भी तो माँ बाप के ही बच्चे हैं। तो अपने बच्चों को भी वो कंसीडर किया करें कि ही इज़ और शी इज़ समथिंग, ये कुछ बनेगा, ये कुछ करेगा। तो बच्चों को अगर आप शुरू से इस तरह से परसीव करते हैं ना, तो भी लीडर भी तो किसी के घरों में पैदा होते हैं। और फिर आप देखें एक्टर या कोई भी अगर बड़ा नाम आप लें तो वो भी जारी बात है, बच्चे हैं, वो भी पैदा हुए हैं, किसी के घर में पैदा हुए हैं, तो वो लीडर आप के घर भी पैदा हो सकता है। तो बच्चे को अपने कुछ ऐसा ही बनाए कि वो भी अपनी ज़िंदगी में अपना नाम और आपका नाम ज़रूर करे। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर देने से पहले मेरा टेस्ट थोड़ा ख़राब हो गया मुँह का, खैर लेकिन जरूरी से आपको खबर देते हैं। ये तस्वीर देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये आइसक्रीम है, लेकिन आइसक्रीम के ऊपर क्या है? आइसक्रीम के ऊपर वो जिसको हम अगर कमरे में देख ले तो हम डर जाए कि कमरे में या कहीं भी अगर हम सी साइड पे जाएं, ये झींगर जो है उसको उसकी टॉपिंग करके ये आइसक्रीम बेचने वाले शख्स का ताल्लुक जर्मनी से है। वैसे खबर हमने क्यों डाली है? आपको आपका सुबह ख़राब करने के लिए खबर डाली है, आपकी सुबह ख़राब करने के लिए कि भाई आप सुबह सुबह आइसक्रीम देके। ज़ैनब ने अच्छी अच्छी खबरें देने के बाद फिर ये खबर जो ढूंढ डाली ना, तो पूरा स्वाद जो है जो नाश्ता कर रहे हैं हमारी जैसी चाय जो सामने पड़ी है ग्रीन टी, तो अब नहीं कर रहा है। लेकिन बहरहाल लोग हैं, मज़ा लेना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का मज़ा लेना चाह रहे हैं। तो मुझे एक दोस्त याद आ गए जो चाइना की तरफ गए, उनका कि यार बड़ी लाइनें थी, बड़ी ज़्यादा लाइनें थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा कुछ मज़े का बर्गर बन रहा है। तो कहता है कि मैंने भी उस लाइन में मैं खड़ा हो गया और बर्गर जो है मैंने छका, तो बाद में पता चला कि वो डंकी बर्गर है। तो बात यही है कि स्वाद है, लोग ले रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, और शायद उन्होंने बोला कि आइसक्रीम में यही भी ऐड कर लेते कि इसका स्वाद कैसे आता है। चलिए जी, इसकी कीमत आपको बता देते हैं जनाब, इतना सस्ता भी ना लें। अब लोग जो पसंद करते हैं वो ख़रीद भी रहे हैं, और बाजू का तो उनका ये कहना है, थॉमस जो है बेसिकली ये इस शख्स का नाम है जो कि ये आइसक्रीम बेचता है, और इनकी जो ये आइसक्रीम शॉप है वो जर्मनी में है। 4 यूरो का ये स्कूप जो है वो बेचते हैं, और कहते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, वो आते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं। और इससे पहले भी जनाब इस तरह की काफ़ी ट्राई कर चुके हैं। इससे पहले गोल्ड प्लेटेड और पता नहीं किस किस चीज़ की टॉपिंग करके उन्होंने
मुख्तलिफ आइसक्रीम बेच रही हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है हरमीत, एक आइडिया होता है, कुछ लोगों को क्लिक कर जाता है, कुछ लोगों को क्लिक नहीं करता। खैर जो लोग खाते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। हम इससे पहले कि स्विच चेंज हो जाए या लोग टीवी बंद कर दें, हम अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर आपको देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये पौधा अपने घरों में इर्द गिर्द ज़रूर देखा होगा। और पत्थरों में उगने वाला ये नायाब पौधा है, जिसे पत्थरों का पौधा भी कहते हैं, सख्त भी कहते हैं। और ये ये जब खिलता है तो आप इसको देखें कि बेसिकली कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ ये एक ऐसा पौधा है जो कि पत्थरों के अंदर परवरिश पाता है। इसकी नशोनुमा जो है वहीं पर होती है। लेकिन हरमीत ये भी देखें कुदरत का कैसा हसीन और खूबसूरत सा एक नज़ारा है जो हम देख सकते हैं कि पत्थर के अंदर से भी एक पौधा, यानी पत्थर एक बेजान चीज़ है, उस बेजान चीज़ में से एक जानदार चीज़ उगती है, नशोनुमा पाती है और खूबसूरत लगती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कुदरत के नज़ारे हैं जो हमें किसी न किसी तरीके से दीदार वो कुदरत कराती है। और आप ये देखें ना कि कहीं ना कहीं हमें याद है, हम जब स्कूल के टाइम होते थे, सुबह सुबह हम पढ़ते थे कि तूने पत्थर में कीड़े को पाला, इस किस्म की चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि पालने वाली ज़ात जो है बड़ी अजीम है और उसने कहीं ना कहीं कुदरत के खूबसूरत नज़ारे जो हैं इंसान को दिखाने होते हैं। और जिस किस्म से चीज़ें सामने हमारे आती हैं, अब ये देखें ना कि पत्थर में इस प्लांट का उगना, फिर जैसा ये फूल खिलता है और उसका एक अलग आप देखें ना कि बड़े अजीब सी अटैक कर रहा है लोगों को अपनी तरफ। तो यही नज़ारे खूबसूरत कुदरत के। और जब आप कहीं ना कहीं दूर दराज शहरों से कहीं मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में आप जाते हैं, हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को बड़ी करीब से देखते हैं। और ख़ासकर आप तो बहुत ज़्यादा जाती हैं गिलगित की तरफ, वहाँ या शुमाली इलाका जात में हम जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी हैरान होते हैं। लेकिन उन प्लांट्स को, उन बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो देख के बड़ा अच्छा भी लगता है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और बात बता देती हूँ, कैमोफ्लाज इसको कहते हैं, लिथॉप्स भी इसको कहते हैं। तो आपने कैमोफ्लाज के खास तौर पर ये पता ही है, इनके बारे में पढ़ा भी होगा। लेकिन ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप देखिए कितनी हसीन सी चीज़ है कि इसके तने की अगर हम बात करें या इसके पत्तों की बात करें तो वो पत्थर के अंदर ही उगते हैं। लेकिन जब ये माशाल्लाह बाहर आता है तो कितना खूबसूरत नज़ारा देता है। और यकीन करें कुदरत जो है उसमें कहा भी यही जाता है कि कुदरत में या अक्ल वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। तो अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें और इन हसीन चीज़ों से मुस्तफ़ीद होकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत चीज़ें हमें दी हैं, हम इंसानों को बनाया है और हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। खैर हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के साथ हैं, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पॉलिटिकल सेगमेंट में हम बात करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के बाद अब ये तो पता लग गया कि पंजाब में इलेक्शन कब होने हैं। 30 अप्रैल की तारीख दी गई है, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए मुशावरत जो है वो भी हो रही है इलेक्शन कमीशन के साथ ही। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अब एक और नया टॉपिक है जो सर उठा रहा है, वो है नैब। और नैब की एक्टिविटीज़ को लेकर हमेशा से ऑब्जेक्शन रही है, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। लेकिन अब नैब के चेयरमैन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए जो है वो प्लानिंग की जा रही है, काबीना ने इसकी बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। खैर इस पर हम बात करते हैं। सज्जाद मीर साहब सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद है। सर आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि अब तमाम तर तवज्जो जो है वो इस चीज़ पर मरकूज की जा रही है या फिर नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है नैब को लेके, लेकिन अब वहाँ के चेयरमैन को मजीद बाइख्तियार बनाना और काबीना की बाकायदा इस हवाले से मंजूरी, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? सर आपको मेरी जी 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 आप कोई वो मुकदमा नहीं सुन सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ उनकी अहमियत नहीं है। अब नैब को बाख्तियार बनाया गया है तो दुहाई पड़ी हुई है कि ये तो पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तो ऐसी कर रहे हैं पीटीआई को और उसके खिलाफ मुकदमा बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए बात सुनिए, जिस तरह का माजी में होता रहा है अब वही सूरत हाल आ पहुंची है कि वो मरहला आ गया है कि जब इमरान के गिर्द जो घेरा तंग करने की जो रियासत की पॉलिसी है वो बुरे कार आ रही है और उसमें बहुत से मुकदमात हैं इमरान के खिलाफ, बहुत सी कानूनी पहलू हैं जिनको बुरे कार लाया जा सकता है जी। देखना ये है कि उस पर कार्रवाई कैसे की जाती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम पकड़ना चाहते तो एक दिन में पकड़ के जब चाहेंगे पेश कर देंगे। ये बात तो ठीक है, आज भी अगर इमरान पेश नहीं होता तो क्राइसिस तो पैदा होगा और अगर उसको बेल मिल जाती है तो एक दूसरा लोग कहेंगे लाडला है। और अगर बहरहाल उसे हर सूरत, एक ऐसी सूरत तो है कि उसे हर सूरत में अदालत में पेश होना पड़ेगा और पेश होकर अपनी मुकदमे को फेस करना पड़ेगा।
इमरान के खिलाफ जो छोटे मोटे मुकदमात हैं वो तो ऐसे ही हैं, लेकिन ये जो 3 बड़े मुकदमात हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग का मुकदमा, तोशाखाने का मुकदमा और बेटी चैरियन का मुकदमा। सर इमरान खान के मुकदमात को जरा अगर हम थोड़ी देर साइड पे भी रखें, कल एक नैब का जो नोटिस है वो भी वहां पहुंचा, जमान पाकी में बात कर रही हूँ, तो सर अब जो ये जो बाख्तियार बनाने के लिए जो तमाम तर चीज़ें की जा रही है, काबीना की मंजूरी जो ली जा रही है, मुहर्रिकात आपको क्या लगते हैं, या आपको क्या लगता है कि अब इसके साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स, या फॉर द टाइम बिंग इसकी ज़रूरत है कि अब नैब के थ्रू जो करना है वो की जाए, हुकूमत की ये कोशिश है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, नैब मैंने अर्ज किया ना कि नैब जब पहले इख्तियारात वापस लिए थे इस हुकूमत ने, तो ये अदालतों में चले गए थे कि नैब को बिल्कुल ही बेजरूर सा अदारा बना दिया है, अब नैब कुछ नहीं कर सकती। अब उन्होंने कानून कुछ तेज किए हैं, तो अब पूछ रहे हैं कि तेज क्यों कर दिए हैं। तो भाई उसका मुतमिन रहते हैं और कहते हैं कि वो हमारे पास हम पर हाथ ही डाल सकते। वैसे जो कवानीन तेज किए जा रहे हैं वो तो ऐसे नहीं है। मेरा ख्याल है कि आफ्ताब सुल्तान को यही दिक्कत पेश आ रही थी कि वो किसी के खिलाफ कार्रवाई कानूनी तौर पर करना मुश्किल समझ रहे थे, जबकि ये जनरल साहब जब आए हैं नए चेयरमैन, तो उनका भी मुतालबा होगा कि अभी तो हो इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो यही लगता है कि वो सूरत पैदा की जा रही है। असल बात यह है कि अब जो भी मुमकिन हो सकता है, ये कोई इसे आप विच हंटिंग कहना चाहें, लेकिन बात यह है कि इमरान के खिलाफ जो मुकदमे बड़े सीरियस हैं, उनको उसे फेस करना चाहिए, कुछ तो क्लियर करना चाहिए। तो जितना भी पॉपुलर क्यों हो, लेकिन पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कानून के मुताबिक उन सवालों का जवाब नहीं देते, उन इल्जाम का जो आप लग चुके हैं, तो आप गोया लीडर बनकर इलेक्शन की दौड़ में दाखिल होकर अपने आप को बचा लेंगे या सबको बचा लेंगे। इस मुल्क में ऐसा होता है। साहब, अगर हम देखें, आपने बात की तो मुकदमात की अगर हम देखें तो हमने देखा है कि अमेरिका के जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उस पर 131 मुकदमात जो हैं मुख्तलिफ नौइयत के दर्ज हुए हैं। लेकिन अगर हम अभी देखें तो अभी मेरे ख्याल में 76वां या 77वां जो है या 75 के करीब मुकदमात इमरान खान पे दर्ज हुए हैं। आपने देखा कि कोटा में एक नामालूम शख्स के ने भी एक मुकदमा जो है वो दर्ज कराया, जिसमें बगावत का मुकदमा है। इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें, दूसरी जानिब हम ये देखें कि मरियम नवाज साहब की स्टेटमेंट को देखें तो कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी जिसमें उनका कहना था कि सिर्फ सियासत, इमरान खान को सिर्फ टीवी पे पाबंदी नहीं बल्कि उनकी सियासत को भी दफन कर देना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि ये तर्ज अमल एक डिक्टेटर को होता है, किसी सियासतदान को तो नहीं होता है? देखिए, ये बात ठीक है अगर ये सारे वही दलाइल दिए जाते हैं। इमरान पॉपुलर है, इमरान की विच हंटिंग हो रही है, उस पर 77 मुकदमात हैं। 77 मुकदमा नहीं है, ये कि मुकदमा 27 बार दर्ज हुआ है। जब वो गया था वहाँ क्या कहते हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने करने के लिए गया था, उसको दर्ज हुआ है। ये तो स्टेट की टैक्टिक हुआ करती है जब भी हुआ। असल मुकदमा 3 है और इसका जवाब देना होगा इमरान को। मैं बार बार करता हूँ कि अगर आप पॉपुलर हैं तो पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अहलियत साबित न करें इलेक्शन लड़ने की। दुनिया के किसी मुल्क में कुछ ऐसी बातें, ऐसी अखलाकियात हैं जिन पर वो अपने लीडर के हवाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करती, और हमारे माशरे में तो वो बहुत बिल्कुल वाजे हैं। तो इमरान फेस करे, उसको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इमरान तो अदालतों में जाने को तैयार नहीं होता। वो कहता है जी मेरे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जरा थोड़ा सा ओवर अपने आप को सेव करने का तरीका है। और मैं सच्ची बात ये कहता हूँ कि मुकदमे लड़े या न लड़े, इस वक्त मुल्क की सियासत ऐसी सूरत हाल पे पहुंच चुकी है कि मुझे तो नजर नहीं आता कि ये गाड़ी सलीके के साथ आगे चलेगी। जमहूरियत की गाड़ी सलीके के साथ आगे चलती। सर, आपने दुरुस्त फरमाया। हमने इससे पहले जो बयान देखा उसमें यही था कि खान साहब की जानिब से जो बयान था उसमें ये बात की थी कि हम तमाम तर लोगों के साथ बैठने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन फिर हमने कल जो स्टेटमेंट थी उसमें बदलाव देखा। हमने आसिफ अली जरदारी की जो स्टेटमेंट देखी है उसमें उनका ये कहना है कि तमाम तर सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार हूँ पर इमरान खान के साथ नहीं। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि जो मुल्क जिस समत जा रहा है तो हालात कुछ अच्छे नहीं कि सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखें तो एक अलग बहरान है, आईनी अलग बहरान है। तो ये आपको मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है कि क्या सूरत हाल, ये मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? सर, बाद खराबियाँ बसियारा बैठने की बात करते हैं और अशारा देते हैं कि आप सियासतदानों को चोरों साथ नहीं बैठेंगे, किस साथ बैठेंगे। अशारा आप अच्छी तरफ करते हैं कि वो मुझे अपने दुश्मन समझते हैं। भाई लड़ाई कहीं और है,
और उस लड़ाई को जिस तरह इमरान खान सॉल्व करना चाहते हैं वो हमारे माशरे में, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारी सिस्टम में सॉल्व नहीं हुआ करती। तो सादम है उसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उसने खुद पैदा किया हुआ है, और वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट उसको भूल जाए, और एस्टेब्लिशमेंट शायद भूलने को तैयार नहीं है। ये ना पीडीएम कुछ कर सकती है, ना जरदारी कुछ तो कर सकता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो नवाज शरीफ साहब ने पंगा लिया था वो तो भूल गए ना सर, हमने तो देखा तो भाई यहाँ आप पे कमिटमेंट होती है, यही पावर को दलाइल देखा दिए जाता जा है, रहे चीजों हैं, को आप देखा यही जाता है। दलाइल दिए जा रहे हैं, फलाने पंगा लिया था, फलाने पंगा लिया था। जी सर, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आपकी बात बिल्कुल की बजाय। सूरत हाल आपको बता रहा हूँ, जी इस सर। वक्त की सूरत हाल बता रहा हूँ कि मुश्किल पैदा हो रही है बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। मैं जो फैक्चुअल सिचुएशन है जी, जी, वो जी। बयान कर रहा हूँ, कोई दलील नहीं दे रहा कि वो ठीक हो रहा है या नहीं सर, गलत हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल बजाय, मैं आप ही की बात को सेकंड करती हूँ कि इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना जरूरी है। वो तमाम तर पार्टीज की जानिब से होता है, पीडीएम की 13 जमातें हो, या फिर अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें, या फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें। मुल्क को इस वक्त मुआशी बदहाली से निकालने के लिए, यानी सूरत हाल बेहतर करने के लिए, या जो सियासी तजब्जुब पाया जा रहा है उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि सारे एक पेज पर आ जाए। सजाद मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक नाज़रीन। सोहा की तबीयत चूँकि ठीक नहीं थी तो वो इसी सेगमेंट में हमारे साथ नहीं होगी, बल्कि 1 घंटे का जो सेगमेंट में है उसमें मैं आपके साथ रहूँगा। नाज़रीन, अगर हम देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी हम जब मार्केट की तरफ जाते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्राइस पूछते हैं, देखते हैं और घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। ख़ासकर अगर हम अंडों की बात करें या हम चिकन की बात करें, मुर्गी की बात की जाए, तो वो भी उसका जो मुर्गी का जो गोश्त है वो भी उसमें भी दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं, पीपीए के पीआरओ हैं। अब्दुल करीम साहब, बहुत शुक्रिया सर। अगर हम देखें ये जो सूरत हाल है, हम देखने के मुसलसल एक तो हमें मुर्गियों का जो गोश्त है उसमें भी ख़ासकर चिकन की जो प्राइस है दिन पर दिन वो भी बढ़ती जा रही है, इसी तरह अंडों की प्राइस है। अब मौसम भी बदल रहा है, तो क्या देखते हैं सारी सूरत हाल को, क्या वजूहात हैं कि गोश्त जो है या मुर्गी की जो प्राइस है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? वजूहात क्या है? क्या वही वजूहात हैं जिसकी बिना पर पिछले इस हुकूमत को मुख्तलिफ लेटर भी लिखे गए कि जो चीज़ें बाहर से आनी है, यानी वो खुराक जो मुर्गियों को देना है, जिसकी पैदावार बढ़ानी है, उसमें अगर वो कम हो जाती है, नहीं पहुंच पाती, तो फिर कहीं ना कहीं मुर्गियां जो हैं वो नायाब हो जाएंगी? जी शुक्रिया हरमीत। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले साल से ही तकरीबन कोई एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं और कोई इकोनॉमिक मेल्टडाउन जैसी सिचुएशन है। लेकिन अब इसमें जो जलती पे तेल छिड़का वो हमारी वही बात जिसमें हमने जो पोल्ट्री का जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसको बड़े तरीके से टोटली डिसमेंटल कर दिया। अब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो एक सप्लाई चेन सिस्टम एग्जिस्ट करता था, और पोल्ट्री जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें जिस दिन पहले दिन ग्रैंड पेरेंट हम इंपोर्ट करते हैं कि तकरीबन कोई 1.25 साल बाद आपकी टेबल के ऊपर वो ब्रॉयलर का गोश्त आपकी टेबल पे पहुंचता है। ये सारा पाइपलाइन में होता है प्रोडक्शन। तो जब डिसरप्शन होती है तो ये तकरीबन को साल सवा साल लगता है रियलाइज़ होने में। अगर हम उसको किसी तरीके से ठीक करें तो ये अगला साल 1.5 साल लगेगा कि वो दोबारा एक नॉर्मेलिटी में आ जाए। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने एक बड़े सोचे समझे तरीके से, और अनफॉर्चुनेटली इसका जो सोर्स था वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी था, जिसने इस किस्म के वो एक कानून जो है लागू किया, और वो कानून अचानक लागू किया और उसका नतीजा हमने बारहा उनको बताया। हमने शायद इसी स्टूडियो में, मैं याद करूं तो चंद माह पहले मैं वही बात हम कर रहे थे, और आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं हम। और तकरीबन कोई पोल्ट्री की अब्दुल करीम साहब, अगर हम देखें, आपको याद होगा, आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हुकूमत की तरफ हमारा काम होता है कि जिन मामलात से जो मुश्किलात आवाम को हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ों का अगर बहरान भी बढ़ता है तो वो चीज़ उसकी खबर जो है आवाम हुक्मरान तक पहुंचाना होती है। आपको याद है एक मिनिस्टर साहब की जानिब से एक बयान दिया गया था कि जो खुराक इन मुर्गियों को दी जाती है वो मुज़र सेहत है।
इससे पहले तो हमने कभी इस किस्म का बयान नहीं देखा टेलीविज़न पे, ना हमने इस किस्म के बयानात का सिलसिला देखा। इसको आप कैसे देखते हैं? इस बयान देने का मकसद क्या था सर? देखिए, बड़ी अफसोसनाक सी बात है। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि मिनिस्टर साहब जो कहते हैं वो मिनिस्ट्री की एडवाइस पे कहते हैं। आप तो एक्सपर्ट नहीं होते, जो मिनिस्ट्री बताती है। अगर मिनिस्ट्री ने उनको ये बताया है कि जी ये पोल्ट्री की खुराक कोई मतलब गैर सेहतमंद है या वो डेंजरस है सेहत के लिए, या जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जहर या कार्सिनोजेनिक है, तो ये एक बड़ी बात किस्म की अब बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है। और मिनिस्टर साहब आई एम श्योर कि अपने बेस पे ये बात नहीं कह सकते, और शायद इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए उनके पास कोई रिसर्च या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी जिस पे वो ये बेस करते हैं। लेकिन उसका नतीजा बड़ा मनफी निकलता है, जिस नतीजे की वजह से आज पोल्ट्री की जो प्राइस है उसमें तकरीबन कोई 100 रुपये किलो का इजाफा हो गया, और इस वक्त पोल्ट्री थ्राइव कर रही है। टोटली एक जिस तरह सप्लाई चेन सिस्टम नॉन एग्जिस्ट करता है, और अनफॉर्चुनेटली वो कपल हो गया जिस तरह डॉलर रेट के साथ और इकोनॉमिक मेल्टडाउन के साथ, और वो एक चलती चलाती जो बिज़नेस था वो बिल्कुल एक मुश्किल तरीन हालात में आ गया। और इसमें एक और भी बताता चलूँ कि पोल्ट्री जो है वो बेसिकली is the only available source of protein to middle income group, और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो कीमत अब्दुल करीम साहब, अगर हम देखें ये जो बहरान चल पड़ा है, एक तरफ तो हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, आपको पता है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है, चाहे शादियाँ ब्याह हो या कोई दुख हो या किसी न कोई सेलिब्रेशन हो, तो उसमें भी गोश्त का या आम रोज़मर्रा की रूटीन में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा, क्योंकि प्रोटीन का एक वाहिद ज़रिया बचा हुआ है कि एक आम आदमी, एक मेरे जैसा शख्स जो है कहीं ना कहीं चाहता है कि सालन में कहीं ना कहीं इसके 2 पीस शामिल किए जाएँ। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो कितना बहरान मजीद बढ़ सकता है और इसकी पैदावार में कितनी कमी इस वक्त आई है? सर, ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसका होता है कि जो हमारा गरीब आदमी तो वैसे ही नहीं खाता था, ना अंडा खाता ना मुर्गी खाता है, कोई उसकी न्यूट्रिशन बहुत पुअर है। जो मिडिल इनकम ग्रुप था ना हमारा, और उसमें काफ़ी सारे स्कूल टीचर हो गए, आपके क्लरिकल स्टाफ हो गया, अर्बन पॉपुलेशन बहुत सारी हो गई, वो जो उसके बच्चे को हफ्ते में 1 या 2 अंडे मिल जाते थे या 1-2 किलो गोश्त वो चिकन का ले जाता था, अब इस कीमत बढ़ने से उसकी वो महरूम हो गया इस खुराक से भी, और इसका कोई उसके पास अल्टरनेट भी नहीं है। ये कहना कि जी फ़लानी चीज़ खा लेगा, उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। सिर्फ ये है कि उसकी न्यूट्रिशनल हेल्थ मज़ीद ख़राब हो जाएगी। जो पीछे ऑलरेडी पाकिस्तान की जो ख़बर अच्छी नहीं है कि जो हमारे बच्चे 45% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग और मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, और पोल्ट्री विल ऐड टू इट जो हमारा करंट सूरत बन गई। और आई थिंक कि इसको जब हम एड्रेस करेंगे तो उसके बाद बताया जा सकता है जी कि 1-2 साल के बाद ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। अभी तक तो जो नॉर्मल सूरत है उसमें वो बज़िद हैं कि इसको हमने किसी किस्म की कोई करेक्शन की तरफ नहीं जाना। सीधी सी बात है, हमारी जितनी डिस्कशंस हुई हैं उसमें वो अपने उसी ज़िद पे बैठे हुए हैं। उन्होंने अगर 2 जहाज़ जो है वो पे होने के बाद अगर वो पोर्ट पे पड़े हुए हैं वो नहीं रिलीज़ किए कि वो, और वही माल जो है वो पिछले जहाज़ क्लियर कर रहे हैं उनको। ठीक है अब्दुल करीम साहब, इसी पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम बात करें मुर्गी के हवाले से, तो अब्दुल करीम साहब जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ख़ासकर अगर बात की जाए पैदावार के हवाले से, तो हम ये देख रहे हैं कि आपने जिस तरह फरमाया कि साल 2 लग सकते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां से हम इस वक्त जो सिचुएशन है जिस तक हम पहुंचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये बात की जा रही है, हम जिस तरह देख रहे हैं कि कराची पोर्ट में जिस तरह माल पड़ा हुआ है, $4 अरब उसके लिए चाहिए, तो ये एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। तो अगर ये खुराक अगर नहीं पहुंच पाती तो फिर आप क्या देखते, इस इंडस्ट्री को क्या बंद होते हुए देख रहे हैं, या मुर्गियों की जो प्राइस है उसमें भी इजाफा होगा और पैदावार में शदीद कमी आ सकती है? असल में ये जो वाकई ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो चीज़ें आ रही थी जो कि हमारे माइक्रो इंग्रेडिएंट्स थे वो तो आ रहे थे, लेकिन उसके लिए भी डॉलर्स अवेलेबल नहीं है और वो भी डिसरप्शन का शिकार हैं।
और जो एग्रीकल्चर होती है जी, इसमें एक हम कहते हैं इनपुट कॉस्ट। जैसे आप किसी ज़िम्मेदार को पूछें जी तुम्हारी कितने रुपए मन पड़ी है, उसको समझ नहीं आएगी। उससे पूछें कि तुम्हारे एकड़ के ऊपर खर्चा कितना हुआ है, वो उसको पता होता है। इनपुट कॉस्ट होती है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यील्ड पे डिपेंड करती है। अगर यील्ड अच्छी होगी तो कॉस्ट अच्छी होगी उसकी, यील्ड बुरी होगी तो कॉस्ट बुरी होगी। अब जो हमारे साथ मसला हुआ है कि हमारी फीड जो है वो क्वालिटी में डिटीरियोरेट कर गई है। हम उसको सोयाबीन के बगैर बज़िद हैं इसको बगैर बनाने के, और वाइटामिन मिनरल्स महंगे हो गए, तो हमारी जो यील्ड है वो ख़राब हो गई है। अब जो पहले 1 किलो लाइव वेट के ऊपर तकरीबन कोई 1.5 किलो फीड खाता था, इस वक्त वो बर्ड तकरीबन को 2.25 किलो फीड खा रहा है, और वो उसकी कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन कोई 40-45% बढ़ गई है। तो अब ये जब तक हम उसकी न्यूट्रिशनल फीड को बैलेंस नहीं करेंगे, उसकी जो एफिशिएंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक उसकी जो यील्ड अच्छी नहीं होगी। जब यील्ड अच्छी नहीं होगी तो उसकी कॉस्ट जो है ना कंट्रोल नहीं होगी, और स्पेशली जब ये कॉस्ट हमारे डॉलर वैल्यू से कपल करती है तो इट रिजल्ट्स इनटू अ वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन। तो अब्दुल करीम साहब, अब क्या किया जा सकता है? यानी एक तरफ तो जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं वो भी आप फरमा रहे हैं कि वो भी ज़्यादा महंगी है। अगर वो खुराक भी जारी बात है कि उनको दी जा रही है तो भी उसकी कीमत भी दुगनी है, यहाँ पे भी यही मामलात हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें पोल्ट्री फार्म का जो बिज़नेस है इसको आम तौर पर एक तो रेवेन्यू की बात की जाए तो ये कितना नुकसान होगा, मुल्क के लिए कितना नुकसान होगा, और ख़ासकर कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, तो कितने चूल्हे जो है वो बुझ सकते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा सर। जी, असल में पोल्ट्री जो है ना बेसिकली एक बड़ा पिवटल रोल प्ले करती है। पोल्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करती है और कन्वर्ट करती है इनटू मीट एंड एग्स। और इस तरह अगर जब इंडस्ट्रीज़ का बाई प्रोडक्ट यूज़ होता है तो वो इंडस्ट्रीज़ भी वायबल हो जाती हैं। तो पोल्ट्री का, और दूसरा पोल्ट्री एक रेगुलेटरी फैक्टर है फूड में। इससे मटन की उसके अलावा दालों की कीमत, किसी हद तक वेजिटेबल्स की प्राइस भी रेगुलेट होती है, क्योंकि पोल्ट्री उनसे कम्पीट करती है। पोल्ट्री का एक खासा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हर साल इसकी इम्प्रूवमेंट होती है इन एफिशिएंसी। आज जो हम जहाँ पे हम वापस चले गए, हम आज इनफैक्ट 20 साल पीछे चले गए वापस। जो 20 साल पहले हमारी एफिशिएंसी थी, इस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर फीड की वजह से हम प्रैक्टिकली 20 साल पीछे चले गए। इसका हल जो है ना एक ही है कि हम, जिस तरह हम कहते हैं जी कि हमें वो सोयाबीन या तो बीन्स अलाउ किए जाएं या हमें सोयाबीन मील की इजाज़त दी जाए। आप ये, अगर कल को हमने अपनी लोकल सोर्स को एक्सप्लॉयट करना है तो उसका हल ये नहीं है कि हम सडनली कर दें। हम अगले 5-10 साल का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि हम 5 साल या 10 साल में इसको किस तरह लोकली प्रोड्यूस इंग्रेडिएंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसको इस तरह बंद किया तो ये एक दफ़ा बिल्कुल बैठ जाएगी और इतनी महंगी हो जाएगी कि, और इससे हमारा नुकसान ये भी हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट भी तकरीबन बंद हो गई, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते उसके ऊपर। तो ये बड़े मल्टीफेसेड किस्म के प्रॉब्लम है, लेकिन ये उस वक्त शुरू होगा जब गवर्नमेंट इसको रियलाइज़ करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो इसकी मदर मिनिस्ट्री है वो इसको रियलाइज़ करेगी और इसका कोई ना कोई लॉजिकल हल निकालेगी। हल इसका यही है कि आज इमीडिएटली एक और चीज़ अब्दुल करीम साहब आपसे जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें भी, कुछ 2-3 दिन पहले की बात है कि गर्दिश करी थी और ख़बरें पोल्ट्री फार्म के हवाले से, ख़ासकर मुर्गों के हवाले से थी। कुछ अमराज के हवाले से भी बात हो रही थी कि ये चीज़ें जो हैं आजकल लाहक हो रही हैं। इसको थोड़ा सा देखिएगा कि क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है, कोशिश की जा रही है, या कहीं ना कहीं ऐसे मामलात हैं कि कोई बीमारियाँ जो हैं वो उठ पड़ी हैं? देखिए जी, जब भी मुर्गी की कीमत बढ़ती है ना तो एक उसको मुर्गी कीमत को कर्टेल करने के लिए इसकी डिसइंफॉर्मेशन हमेशा आती है। अब वो मिनिस्टर साहब ने मिनिस्ट्री के कहने पे ये भी कह दिया कि जो सोयाबीन आती थी वो कार्सिनोजेनिक थी और जहर थी और हमने इसलिए बंद की है। इंतहाई गैर जिम्मेदारी का बयान है, और वो अगर मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी की तरफ से आए तो मैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी कहूँगा, क्योंकि ये इस किस्म की गैर जिम्मेदारी की बात, और फिर ये अपनी तरफ से ये समझते हैं जी इस किस्म का बयान देने से मुर्गी का जो कंज्यूमर मुतनफ़र हो जाएगा और उसकी वजह से मुर्गी कीमत कंट्रोल हो जाएगी।
मुर्गी की कीमत सिर्फ एक तरीके से कंट्रोल हो अब्दुल सकती करीम है। साहब, अगर हम देखें, एक तरफ तो गोश्त की बात हम कर रहे हैं क्योंकि जाहिर बात है कि एक ज़रूरत है, चाहे जो भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की मैं बात करूँ या कोई ना कोई फंक्शन की बात करूँ, इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा है हमारी खुराक में। लेकिन हम अंडों की तरफ अगर जाएँ तो अंडों की जो प्राइस है वो भी आपके सामने है। आपको क्या लगता है, एक तरफ तो सिर्फ अंडों का इस्तेमाल सिर्फ नाश्ते में नहीं होता, खाने पीने बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं, चाहे वो बेकरी आइटम्स हैं, दीगर ऐसी चीज़ें जिसमें उसका इस्तेमाल होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मुर्गी नहीं होगी तो अंडा कहाँ से आएगा? अंडा नहीं होगा तो फिर ये आइटम जो है ये तो मज़ीद महंगे होंगे, उसके लिए सारी चीज़ें नायाब हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं एक वक्त था कि देसी चीज़ें हमें प्रोवाइड थी, अब तो देसी वो बिल्कुल नायाब ही होती चली गई हैं और डिपेंड इसी चीज़ पे किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए जी, हम बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एग्स और जो चिकन मीट है वो दुनिया की एवरेज से हाफ है। अगर दुनिया ऑन एन एवरेज 160 अंडे खा रही है सालाना, तो हम तकरीबन कोई 60 अंडे खा रहे हैं। जिस तरह दुनिया अगर कोई तकरीबन कोई अगर वो अराउंड 23 किलोग्राम चिकन मीट खा रही है, 13 किलोग्राम खा रही है, तो हम इस वक्त 6 किलोग्राम खा रहे हैं पर कैपिटा। तो ये हम लोग ऑलरेडी जो है ना पाकिस्तान में डेफिशिएंट है, हम लोग डेफिशिएंट है, हमें प्रॉपर। और पोल्ट्री का ऑल्टरनेट इसलिए नहीं हो सकता कि आपको कौन सी प्रोटीन इस कीमत में मिलेगी। हम दालों की बात बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन दालें इंपोर्ट होती हैं, सवाए चने की दाल और कुछ दालों के, बाकी तो सारी दालें इंपोर्ट होती हैं। तो पाकिस्तान में पोल्ट्री की ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने अपनी इस कानून के ज़िम्मे लगा दिया। ये तो मैं इस तरह ही कहता हूँ कि आपके पास अगर अब कपड़े आपके मैले हों और आपको जी मेरे कपड़े मैले थे इसलिए मैं बगैर कपड़ों के आ गया हूँ, आखिर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब्दुल करीम साहब, एक और चीज़ आपने जिस तरह बात की कि हमने एड्रेस करने की कोशिश भी की और कहीं ना कहीं आप लोगों ने हुकूमती जो लोग हैं, अरकान हैं, नुमाइंदे हैं, उनके साथ भी राब्ते किए। क्या वजह है कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा है? क्या सिर्फ यही बहाना बना रहा है कि डॉलर नहीं है तो हम ये खुराक, या कहीं ना कहीं वही बात जो मौसूफ ने कही थी हमारे मिनिस्टर ने? GMO का इशू उठा, पाकिस्तान कहने को GMO फ्री कंट्री है, आपका सारा दूध जो है वो खल बनौले पे पैदा होता है, बनौला आपका GMO है, BT कॉटन से लगता है। तो मुझे नहीं समझ आती, उसी BT कॉटन से आप बनौला उस खल बनाते हो, सारे जानवर दूध उस पर देते हैं, तो ये हम किस किस्म का नॉन GMO कंट्री हैं। और जब सोयाबीन की बात आती है तो हम इतने सख्त हो जाते हैं कि वो उसको बिल्कुल एक दाना भी अंदर नहीं आने देते, चाहे आपकी मुर्गियाँ भूखी मर जाएं। और अगर जब तक हमारे लोग विजन यूज़ ना करें, जब तक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जब तक ना निकालें, तो ये देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका नुकसान कितना है या उसका फ़ायदा कितना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कानून हम 20 साल से मीटिंग्स करके डिस्कस कर रहे हैं कि GMO आए या ना आए। 20 साल से हम इस काबिल नहीं हुए कि वो फैसला कर सकें। अब फैसला इतना लेट होने के बाद ये कहना कि जी ये GMO फ्री है, मेरा ख्याल है कि इनकॉम्पिटेंस है ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर कि आज 20 साल में इतनी मीटिंग्स के बाद यही फैसला नहीं कर सके। और एक होती है सोच रेजिस्टिंग द टेक्नोलॉजी, जो इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी है उसको रेजिस्ट करना। पहले हाइब्रिड आई, उसको रेजिस्ट किया, अब ये GMO आई तो उसको रेजिस्ट किया। अब दुनिया, अमेरिका 94% GMO है, ब्राज़ील GMO है, सारी दुनिया को वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ ज़्यादा मसला ये GMO का नहीं है, ज़्यादा मसला है कि हमारी गवर्नमेंट पिछले 20 साल से ये फैसला नहीं कर पाई कि हमने इसको GMO जाना है कि नहीं जाना, बावजूद इसके कि BT कॉटन हम लगा रहे हैं। जिस तरह बात की, हम अमेरिका को देखें, हम दीगर ममालिक के देखें, यही वो सारी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल हो रही हैं कहीं ना कहीं मुर्गी की ग्रोथ में। लेकिन आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 20 साल से प्लानिंग की जा रही है, आप जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से हीले बहाने जो हैं किस न किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने उनसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया गया कि आप लोगों की जानिब से कि चलो ये मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, नुकसानदेह हैं बकौल हुकूमत, अब तक तो इस्तेमाल हो रही है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है किसी शख्स को, किसी फ़र्द को, लेकिन अब जो मुज़र सेहत हैं तो फिर उसके लिए कोई ऐसी मुतबादिल चीज़ होनी चाहिए ताकि हम इंडस्ट्री जो है वो बंद तो ना हो ना, कम से कम ख़त्म तो ना हो सके। क्या इस तरह की बातें भी हुई हैं सर? जी बिल्कुल हुई हैं। उन्होंने हमें कहा जी कि आपको हम नॉन GMO को परमिट भी दे दिए।
अभी तक 1 टन भी नॉन जियो मूव नहीं की। हम उन्हें बताते हैं जी कि इस वक्त सोयाबीन जो कि 170 रुपये किलो थी, इस वक्त वो 370 रुपये किलो है। अगर 370 रुपये किलो अगर सोयाबीन है तो अगर किसी को परमिट मिलता है तो वो तो आ जानी चाहिए। इसलिए नहीं आई कि आप जो बंदे जो मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं वो जीएमओ एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी एफिशिएंसी उसको अलाउ ही नहीं करती कि वो एक इनएफिशिएंट क्रॉप को एक्सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए अपना फैसला, कि ये नहीं कि आपने परमिट दे दी और वो आ गई। वो दुनिया अब नॉन जीएमओ क्रॉप एक्सपोर्ट नहीं करती, वो उनको वारा ही नहीं खाती। तो ये अब लेकिन वो इसी पे बज़द हैं जी, नहीं वो नॉन जीएमओ ही हम अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं अलाउ करेंगे। अब वो एक स्टेलमेट किस्म का है और उससे इस वक्त करंटली जो फीड प्रोड्यूस हो रही है वो नाकस फीड है, इन्फीरियर फीड है, उसकी वजह से यील्ड ख़राब होती है। यील्ड ख़राब होने से उसकी जो है प्रोडक्शन कम होती है और प्रोडक्शन एक्सपेंसिव होती है। एग्रीकल्चर में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपका जो यील्ड है ना वो क्वालिटी से प्रैक्टिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्वालिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतनी कॉस्ट कम होगी। ये एग्रीकल्चर में बड़ा अच्छा फिनोमेना है कि जितनी आपकी यील्ड अच्छी होगी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी और उतनी कॉस्ट कम होगी। और हम उल्टा चक्कर चल गया, हमारी यील्ड पुअर हो गई, क्वालिटी डिटीरियोरेट कर गई और कॉस्ट ऊपर चली गई। और ये हम इससे निकल नहीं सकते अगर अदरवाइज के इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी हैज़ टू टेक अ ड्रास्टिक और एक लॉजिकल डिसीजन, एक आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन। अदरवाइज हम इसी तरह वो रुलते खुलते रहेंगे और इट विल ओनली स्टार्ट इम्प्रूविंग आफ्टर सच मेजर्स आर टेकिंग। बहुत शुक्रिया साहब, अब्दुल करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने जानी। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम देखें रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और ख़ासकर अगर हम बात करें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में इन हुई है तो उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से फ़िज़िकली हम बड़े दूर होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं खाने की बात की जाए, पीने की बात की जाए या जो रहने सहने का ढंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीली और रुनुमा हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन जन्म ले रहे हैं और ख़ुराक के हवाले से भी, और बहुत सारे ऐसी रूटीन जो हमारी मुख्तलिफ से मुख्तलिफ होती चली जा रही है, जिससे हम देख रहे हैं कि निज़ाम इंहिज़ाम जो है वो भी हमारा कहीं ना कहीं, हम जब देखते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जाते हैं या क्लिनिक देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी में लाहक होते हैं और डॉक्टर की जानिब से सिर्फ एक ही बात की जाती है कि अपने ग़िज़ा पर जो है वो तवज्जो दें। तो इसी पर गुफ्तगू करने के लिए जवेरिया महमूद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया जवेरिया। ये जो सूरत हाल है इस वक्त अगर हम देखें, ख़ासकर अभी रमज़ान का महीना भी आ रहा है और फिर अगर हम देखें जो दफातर में लोग काम करने वाले लोग हैं और सुबह जब उठते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हम देखते हैं कि नाश्ते के बगैर वो कहीं ना कहीं ऑफिस की तरफ चले जाते हैं या कहीं ना कहीं उनको जो ज़रूरत होती है जिस नाश्ते की वो नहीं कर पाते। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि अगर आपकी ज़िंदगी का जो ढंग है, जिस ढंग से आप जीना चाहते हैं, कम से कम उस पर आप उसी तरह चलते जाएं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब भी हम ग़ज़ाइयत की बात करते हैं तो इसमें मतवाज़न ग़ज़ा की बात आती है, जो कि माशरे और जो कि इंसानी सेहत जो मतवाज़न ग़ज़ा पे इन्हसार करती है यानी डिपेंडेंट होती है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि ग़ज़ाई अजनास से माला माल है और जैसे कि आपने जिक्र किया कि आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है और नॉर्मल रूटीन में लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनको सीजनल डिजीज़ भी रहती हैं या उसके अलावा भी वो डिफरेंट जो वबाई अमराज है या और भी कई चीज़ें उसमें भी आते हैं। तो उसमें जो एक बड़ी वजह है वो अपने वक्त पर जो अपने बायोलॉजिकल टाइम है उसके मुताबिक खाना ना खाना, वक्त पर ना सोना और बेवक्त जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ का करना जो है उससे बहुत ज़्यादा आपकी ना सिर्फ रूटीन ख़राब होती है बल्कि सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मुझे लगता है हमें इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है कि जो हमारा सर्केडियन डाइट प्लान है या जो फास्टिंग प्लान्स हैं उसको उसके मुताबिक अगर हेल्दी तरीके से अपने आप को देखा जाए
तो जो मॉर्निंग टाइम है, जैसे कि सुबह अगर 6-7 बजे सनराइज़ हो रहा है तो आप उसके साथ साथ आप उठें, फ्रेश हों। उस टाइम जब चरिंद परिंद, क्योंकि बायोलॉजिकल साइकिल के मुताबिक जो हर ज़ीरू है और जो जीती जागती चीज़ है जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के एनिमल्स, बर्ड्स, हर चीज़ है, तो वो उस वक्त अपना ब्रेकफास्ट देते हैं। तो ह्यूमंस को, यानी कि इंसानों को भी चाहिए कि वो जब सनराइज़ हो तो उसके साथ साथ अपना जो है वो पूरा एक लाइफस्टाइल स्टार्ट करें। उसके साथ ही साथ जैसे जवेरिया, अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है कि एक रूटीन होती है और कुदरत की जानब से वो रूटीन बिल्कुल अगर आप उसके मुताबिक चलते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों से, उन सारे अमराज से आप दूर होते चले जाते हैं और उस सिस्टम में आप इन होते हैं जिसकी मेरे ख्याल में सब कुछ ज़रूरत है। लेकिन यहाँ आपसे जानना चाहेंगे ये सर्केडियन रिदम फास्टिंग है क्या चीज़, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा और क्या तरीक़ाकार हो सकता है इसमें खाने पीने के हवाले से। देखिए, जो सर्केडियन रिदम फास्टिंग है वो बेसिकली इट्स कॉल्ड अ बायोलॉजिकल अ नेचुरल सिस्टम। देखिए, हम लोग जितना मर्जी जो है एडवांस हो जाए या टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पर इंसान को जो अपनी रूट्स हैं, जो उसके नेचुरल्स हैं, उससे वो भाग नहीं सकता। सो हम जितना नेचुरल्स में रहेंगे, चाहे वो खाने पीने के साथ साथ है या फिर जो बायोलॉजिकल सिस्टम में एडजस्ट होना है, जैसे मॉर्निंग टाइम होता है, सुबह जैसे मैंने बताया कि सनराइज़ होता है तो आप खाना लें, ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने जो मतलब जो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ मील है वो आप पहले हिस्से में ले लें। लाइक डू ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स और क्वींस, तो उसमें अपना पोर्शन साइज़ अच्छा रखें, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और पानी का फ्लूइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ये भी एक बड़ी मेन वजह बनती है जो आपको बहुत सी बीमारियों से रोकती है, और ना सिर्फ रोकती है बल्कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी, यानी कुव्वत मुदाफ़ियत भी जनरेट करती है। और जैसे कि आप फिर आफ्टरनून में जाते हैं तो आफ्टरनून में भी आप लाइट मील्स ले सकते हैं। फिर शाम होते होते आप अपना जो है मील्स के साथ साथ आप अपना जो यू हैव टू कंप्लीट योर मील विद द सनसेट, तो जैसे ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे आप ह्यूमन बॉडी बायोलॉजिकल तरीके से डाइट, अपना जो डाइट प्लान है, मील प्लान है, वो शुरू करती है और जैसे जैसे वो उसको सनसेट के साथ साथ ख़त्म करती है तो वो बहुत ही हेल्दी रहता है। अच्छा, उसके बाद आपका जो फास्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है, लाइक आप उसमें वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, लाइट स्नैक ले सकते हैं, पर आफ्टर सनसेट आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, काम करें। लाइक जैसे सर्केडियन रिदम फास्टिंग में ये भी आता है कि लाइट्स कम कर दी जाए और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कम किया जाए, अपने आप को, नर्व्स को काम डाउन किया जाए। बहुत ज़्यादा जो है वो चैटिंग, गॉसिपिंग या बहुत ज़्यादा जो चीज़ें उसमें ना आया जाए जो कि आपको मेंटली तौर पे एक्टिव करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली देखा ये गया है कि अच्छा, मुझे ये बताया कि सर्केडियन रिदम फास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कम से कम वो स्लिम स्मार्ट रहे, कोशिश उनकी ये होती है कि वो हेल्दी, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि वेट जो है हम देख रहे हैं कि कुछ खुराक की वजह से, कुछ खाने पीने की हमारी जो रूटीन है उसकी तब्दीली की वजह से हम देखते हैं कि उनका वेट जो है ओवर वेट होता चला जाता है। तो इस पर कैसे क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप उस अपने वेट जो है अपने आप को उसी तरह एक बैलेंस अपने आप को रख सकते हैं? देखिए, जो बर वक्त खाना खाना है उसका हमारी सेहत से गहरा ताल्लुक है। अगर नॉर्मल रूटीन में देखा जाए तो पाकिस्तान में एक अनहेल्दी एक्टिविटी मतलब चल रही है, जो कि लोग 2 बजे सो के उठते हैं और फिर उसको कह रहे होते हैं कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो इट्स नॉट द ब्रेकफास्ट टाइम। आप सनराइज़ के साथ साथ अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है और वो अच्छा असर अंदाज भी होता है खाना आप जो भी खा रहे हैं। तो जो लोग मतलब दोपहर को उठ रहे हैं, रात 3-4 बजे वो सो रहे हैं, तो अगर वो ये एक्सपेक्ट करें कि वो मतलब बर वक्त खाना नहीं ले रहे और उसके बाद उनका, क्योंकि इसको स्लीप एपनिया या स्लीप डिसऑर्डर या उसके अलावा सर्केडियन फास्टिंग, इंसोम्निया भी बोला जाता है, मतलब जिन लोगों की नींद का वक्त नहीं होता और वो फिर किसी और वक्त पे उठ रहे होते हैं और उसी को ब्रेकफास्ट समझ के उस वक्त पे खाते हैं, तो उससे भी वज़न बढ़ता है, उससे भी आपकी जो है तबीयत और सेहत ख़राब होती है और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो भी होती हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो अगर मॉर्निंग टाइम है तो वो ब्रेकफास्ट का वक्त ही है, अगर आफ्टरनून है तो वो लंच टाइम है, अगर इवनिंग टाइम है तो वो आपका मील क्लोजिंग मतलब आप प्लान ले सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके वज़न के बढ़ने में या फिर कम होने में। और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ फूड है, मीन टू से दैट कुछ लोग सुबह उठते हैं पर वो
उठने के बावजूद भी खाना वगैरह नहीं ले रहे होते, और उसमें स्टूडेंट्स और काफ़ी बैंक्स और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि फ़ौरन से ऑफिस चले जाते हैं, उसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं। तो वो जो अपना मील प्लान आपने सुबह अगर आप 6-7 o'clock या 7-8 बजे उठते हैं और आप फिर स्किप करके अपने ऑफिसेज भाग रहे हैं, तो व्हाट यू आर गिविंग योर सेल्फ लाइक इन न्यूट्रिशन ना, एनर्जी नहीं दे रहे, फ्यूलिंग नहीं दे रहे बॉडी को। तो अगर बॉडी की फ्यूलिंग और ब्रेन एनर्जी नहीं होगी। जवेरी, आपने नाश्ते की बात की, हम अमूमन ये देखते हैं कि आपने स्टूडेंट के साथ साथ हम ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, कहीं उनकी भी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द जो है वो ऑफिस की तरफ जाएं। अब हम देख रहे हैं कि अभी इससे पहले हमारा टॉपिक था वो यही था कि हम मुल्क भर में देख रहे हैं कि अंडों का जो है वो एक तो बहरान भी चल रहा है, कहीं ना कहीं महंगे भी होते चले जा रहे हैं, और फिर गर्मियां जो हैं वो भी दस्तक दे चुकी हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि मॉर्निंग नाश्ते में बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बॉइल्ड या फ्राई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस कमी के बजाय या गर्मियों की वजह से ना खाने की बजाय तो कौन से ऐसी ग़िज़ा है जिसको इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं मॉर्निंग का जो नाश्ता है उसको वो करके एक हेल्दी डाइट के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए कि पाकिस्तान में जो फूड चॉइसेस हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी हर जगह पे नहीं है। अगर ये कहा जाए कि हर खासो आम जो है वो अंडा इवन अफोर्ड कर सकता है, तो मेरे ख्याल से आजकल के वक्त में कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लोग जिनकी वैसे ही नॉर्मली 15-20 हज़ार के करीब इनकम है, तनख्वाह है, समथिंग है, तो उनके लिए अपना जो मीट पोर्शन है, जो प्रोटीन पोर्शन है, उसमें बल्कि हमारे जो लोग हैं जो कि पोल्ट्री को देख रहे हैं और बहुत से लोग हैं, तो उनको भी चाहिए कि इसको थोड़ा सा अमाउंट को कम प्राइसिंग कंट्रोल की जाए। इवन फूड डिपार्टमेंट मस्ट शुड टेक एक्शन ऑन दिस, ताकि एक आम और जो एक नॉर्मल इंसान है वो इसको अफोर्ड कर पाए, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी किसी भी माशरे की सेहत जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, काउंट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर करना चाहिए, इस इकदाम लेना चाहिए। और उसके साथ ही साथ अगर ब्रेकफास्ट में आप ब्रेकफास्ट की अगर बात की जाए, और जैसे कहा जाता है कि डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट एंड डू ब्रेकफास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर आप कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको कोई बड़ा ज़रूरी काम भी है, तो यू कांट स्किप इट, बिकॉज आप अपनी सोने के बाद जो स्लीप फास्टिंग है उसके बाद जो आप अपनी एनर्जी ले रहे हैं, आप वो या तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर जो वाटर साइड है, मिनरल साइड है, उससे ले रहे हैं, या उसके अलावा आप मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना मत भूलें। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद प्रोटीन पोर्शन आता है। प्रोटीन पोर्शन में हमारे पास अंडा, दूध, दही भी प्रोटीन हमें अच्छा देते हैं, पर ये कि अंडा तो एक मुकम्मल ग़िज़ा है और दूध भी मुकम्मल ग़िज़ा है, पर मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल भी इस पर प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल टाइम भी नहीं देते, वक्त नहीं देते, और फ़ौरन से जो है वो हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट लेके दे गो बैक टू द ऑफिस एंड थिंग्स लाइक दिस। तो वो अच्छा नहीं है। कोशिश करें कि आपने निकलना है, आपने काम करना है, ये मसला जो है ये हमें आम रूटीन में बड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जितने भी नौजवान हैं, क्योंकि हमने इस टेक्नोलॉजी की बात की, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी आसानी भी पैदा की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उन का इस्तेमाल उसी तरह या उस तरह दुरुस्त नहीं किया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रात की जो रूटीन है, यानी सोने की जो रूटीन है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रात को देर से जागना। फिर हम देखते हैं कि रात को जो हॉस्टल में नौजवान होते हैं, लड़कियां लड़के, तो फिर कहीं ना कहीं खाने पीने का जो रुझान है वो भी बढ़ता जा रहा है। रात देर से, इसको आप कैसे देखती हैं? मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ रात देर से सोने का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे खाने के और उसके अलावा भी बहुत से इश्यूज हैं जो आपको मॉर्निंग में, यानी बहुत से लोग हैं जिनको बहुत तबीयत ख़राब रहती है, जिनको उलझन रहती है, आवाजारी रहती है, जो कि पूरा दिन एनर्जेटिकली और एक्टिवली काम नहीं कर पाते अपने ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ नहीं पाते बच्चे। उसकी वजह सिर्फ ना देर से सोना या अनहेल्दी रूटीन है, उसकी वजह आपकी खुराक की या उसके अलावा ड्रग्स का इस्तेमाल और बेज़ब्ती भी है, क्योंकि इंसान की इंटरनल हेल्थ बहुत बुरी तरह ख़राब होती है जब आप बेवक्त खाना खाते हो, जब आप देर से सोते हैं, जब आप बिल्कुल क्या कहते हैं कि बिल्कुल अनहाइजेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें अनहाइजीनिक बाहर के खाने भी आ जाते हैं, उसमें आपका जो ड्रग्स या और कुछ ऐसी चीज़ें उसका इस्तेमाल भी आ जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ आपके नेक्स्ट डे के जो हेल्थ फैक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, उस पर असरअंदाज करती है। तो हम जब इन चीज़ों को बेहतर करेंगे तो हम शायद अपने आप को और माशरे को भी बेहतर कर सकें।
जवेरिया, एक चीज़ हम देखते हैं कि मौसम के जैसे रुत बदलते हैं तो कहीं ना कहीं इंसानी जिस्म पर भी बहुत सारे असरात इसके पड़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में फिर वही कहीं ना कहीं बेचैनी, कहीं ना कहीं थकावट, और एक ऐसा वक्त होता है कि फिर आपका दिल करता है कि चाहे आप ऑफिस में या स्कूल में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब मैं रिलैक्स हो जाऊँ, कहीं साइड पे हो जाऊँ, और वो बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या ऐसी खुराकें, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, सिंपल कुछ ऐसे टिप्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप कम से कम जो है 5 बजे तक जो काम करने वाले लोग हैं, स्कूल में बच्चे हैं या टीचर्स हैं, वो फ्रेश रह सकें? जी हाँ, मैं बताती चलूँ। देखिए, पुदीना, नमक या जैसे पिंक सॉल्ट होता है वो, और उसके साथ ही साथ आप अगर अपनी डाइट में लेमन्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की जो रिफ़्रेशिंग चीज़ें हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें लेमन और पुदीने के साथ, तो वो इंसान को इंटरनल इनर साइड से भी बहुत रिफ़्रेश रखती हैं और आपका जो माइंड है, ब्रेन है, उसको भी रिपॉलिश करती हैं, रिफ़्रेश करती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, उसके अलावा फ्रूट्स हैं, उसके अलावा जो मतलब लेमन या इससे जो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके इस्तेमाल से हम ये वाली प्रॉब्लम है, इससे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। अच्छा जवेरिया, ये बताइएगा कि क्या हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें मिलते हैं, और बहुत सारे चाहे सोशल मीडिया पे हम देखें या कहीं ना कहीं अखबारों की तरफ देखें, यूट्यूब पे ऐसे टिप्स हमें मिलते हैं कि रात का जो खाना है इसको जितना भी कम किया जाए, और बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो रात का खाना छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग जिनकी ख्वाहिश होती है कि पूरा दिन कुछ ना खाएं, पूरी रात ही खा लें भाई, तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्या करना चाहिए, कि किन किन चीज़ों का रात को ख्याल रखना चाहिए? देखिए, नंबर 1 तो जैसे हमने बात की कि बर वक्त जो है खाना खाना ज़रूरी है। दूसरी बात है, अपने वक्त पे सोना ज़रूरी है। अगर आप गैजेट्स का या सोशल मीडिया का रात गए लेट नाइट तक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात आजकल लोग बहुत सा वक्त अपना इसी चीज़ में सर्व करते हैं, तो वो भी एक मतलब यकीनी सी बात है कि जब आप जाग रहे होंगे तो आपको भूख लगती है, और इन केस अगर आपको उस वक्त भूख लग रही है और आप उस टाइम, क्योंकि पाकिस्तानी जो ग़िज़ाएँ हैं मोस्टली, जो इवन रात के टाइम ग्रेवीज, करीज या इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं, वो बहुत हैवी बनी होती हैं, तो लोग अक्सर औक़ात बड़ा हैवी खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको मैदे में दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, या उसके अलावा और भी कई मसले मसाइल हो जाते हैं। तो उस पे काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि आप टाइमली सो जाएं, नंबर 1 प्रायोरिटी। हाँ, इन केस अगर आप जाग रहे हैं या आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो दैट मेक्स योर सेल्फ बिजी इन वेकिंग और समथिंग, तो आप फिर स्नैक्स का इस्तेमाल करें, जिसमें आप कॉर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स का कर सकते हैं, सैलेड चलें आप ले लें। पर हाँ, देखें, आपका जो मैदा है और आपका जो ब्रेन है वो आपस में एक दूसरे को भी रिस्पॉन्ड करता है, मतलब आपका जो स्टमक है या फिर आपका जो बॉडी है वो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करती है। तो आप अपनी बॉडी को उस मुताबिक खाना या कोई चीज़ कंज्यूम करवाएं जितना कि उसमें कैपेसिटी है कंज्यूम करने की, ना कि ये कि आप यू आर प्रेशराइजिंग योर सेल्फ एंड योर बॉडी एंड योर थिंग्स, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बने। जवेरिया, हमने अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियाँ तो आप गुजर गई हैं, उम्मूमन यही होता है कि उसमें ऐसे खाने खाए जाते हैं, खासकर फ्राई, जितने भी फ्राई, चाहे वो फ़िश फ्राई या दीगर ऐसी चीज़ें, या खासकर करी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन अब आने वाली गर्मियां हैं, तो ऐसी कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल आप समझते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कम से कम आपके गर्मियों का जो मौसम है और कहीं ना कहीं वो मसाइल जो मौसम गर्मा को फेस करने पड़ते हैं एक आम आदमी को, वो ना कर पाए, तो कौन सी सब्जियों को ज़्यादा आप तरजीह देती हैं जिसका खुराक और खाने पीने के हवाले से कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिंपल होनी चाहिए, जिसकी वजह हम अमूमन देखते हैं कि सब्जियों को भी हम इस किस्म से फ्राई कर लेते हैं, इस किस्म से बना लेते हैं कि फिर वो भी कहीं ना कहीं सेहतमंद होने के बजाय वो नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि अगर सब्जियों को ओवर कुक कर लिया जाए या फिर उसमें मसाले ज़्यादा ऐड कर लिए जाएँ तो वो न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, उसकी जो असल न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है या वो फिर लॉस हो जाती है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ज़रूरी होता है, पहली बात है सब्जियों का जो टॉपिक है ना वो बहुत सेंसिटिव और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे तो पहले खाते ही नहीं हैं, कई बड़े भी बहुत सी सब्जियां जो पसंद नहीं करते। और पाकिस्तानी सोसाइटी में तो मैंने देखा है कि अगर टेबल पे सिर्फ सब्जियां या दाल हो तो वो फिर लोग कहते हैं गोश्त क्यों नहीं है, मतलब मेन मील या वो प्रोटीन वो क्यों नहीं रखा। तो घरों में बड़ी नवाजी पूरी नहीं इस बात में बड़ी लड़ाई शड़ाई भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं, गो ग्रीन गो ब्यूटीफुल, जो कौमें तरक्की करती हैं, कामयाब होती हैं, सेहतमंद रहती हैं इंटरनली, उनका ग्रीन इनटेक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है और रॉ है।
रॉ का मतलब है कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे मैंने बीइंग अ पर्सन, इट्स बीन सो मेनी इयर्स, मैं बहुत लोगों को बताती हूँ बार बार कि कच्ची सब्जियाँ सैलेड के तौर पे ले लें, वैसे खा लें, जूस पी लें। पर पर्सनल लाइक्स एंड चॉइसिंग में पीपल आर नॉट लाइक दिस। उनको बहुत चटखोरे खाने, तले हुए और उसके अलावा ऑयली और उस तरह की चीज़ें पसंद है। इवन जब हमारे घरों में सब्जी बनती है तो उसमें इतना ज़्यादा ऑयल और गोश्त के साथ बनाया जाता है कि जो सब्ज़ी की असल जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या उसकी जो असल जो शक्ल है या उसकी जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी एक इंसानी से जब आपको मिल रहे होते तो वो नहीं मिल पाते। अच्छा, उसके साथ ही साथ सेकंड पॉइंट मैं बताती जाऊँ कि ककम्बर्स जो खीरा होता है उसमें 99% वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं। वो अच्छा है अगर गर्मी की शिद्दत कम करनी है या प्यास अपनी बुझाना चाहते हैं तो आप जैसे आगे रमज़ान मुबारक भी आ रहा है तो आप जो है लेमन और मिंट के साथ आप ककम्बर्स यूज़ करें। फिर घिया, कद्दू, तोरियाँ और मतलब मेरे ख्याल से हर किसी के लिए, तो बता तो हर किसी के लिए रही हूँ पर एवरीवन कांट यूज़ इन द डेली लाइफ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो बड़ा चुन चुन के सब्जी खा रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपकी गुफ्तगू बड़ी मयारी गुफ्तगू थी। और अगर हम देखें तो अगर आप नाज़रीन आपने हेल्दी रहना है और हेल्दी खुराक को अपनी लाइफ में शामिल करें तो वो बहुत सारे ऐसी मसाइल जिनका आपको सामना होता है उससे आप बच सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त लेते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।